प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे राजनीतिक चिंतन के मूल्य के सिद्धांत। लेक्चर नंबर 9। प्यारे विद्यार्थियों, जब हम पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के इतिहास का अध्ययन करते हैं, या मैं कहूँगा भारतीय राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करते हैं, भले ही वह प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन हो, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन हो, बेटा यहाँ एक मूल प्रश्न ये उभर कर सामने आता है क्या कि जिस राजनीतिक चिंतन का हम अध्ययन करते हैं उस राजनीतिक चिंतन के मूल्य के कितने सिद्धांत हैं। मतलब जो पॉलिटिकल थॉट है बेटा, उस पॉलिटिकल थॉट की वैल्यू क्या है, इस राजनीतिक चिंतन के मूल्य के कितने सिद्धांत प्रचलित हैं। जब तक राजनीतिक चिंतन के जब तक राजनीतिक चिंतन के, राजनीति दर्शन के, राजनीतिक सिद्धांत के विद्यार्थियों को इन दो सिद्धांतों की जानकारी नहीं होगी, यहाँ दो सिद्धांत होंगे, इन दो सिद्धांतों की जानकारी नहीं होगी, तब तक वह राजनीतिक चिंतन को बेहतर तरीके से नहीं समझ सकता। इसलिए भले ही यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो आप, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो, या आप जो है राजनीति विज्ञान विषय से किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उसके पाठ्यक्रम में किसी न किसी रूप में राजनीतिक चिंतन सम्मिलित होते हैं। भारतीय राजनीतिक चिंतन भी होता है और पश्चिमी राजनीतिक चिंतन भी होता है। मतलब पश्चिमी राजनीतिक विचारकों में भी महत्वपूर्ण विचारक आपके पाठ्यक्रम में मिलेंगे और भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत भी महत्वपूर्ण भारतीय राजनीतिक विचारक आपको पढ़ने के लिए पाठ्यक्रम में दिए जाएंगे। अब राजनीतिक चिंतकों का आप अध्ययन कर रहे हैं, राजनीतिक चिंतकों के चिंतन का अध्ययन कर रहे हैं, तो आपको ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है क्या कि आखिर जो राजनीतिक चिंतन है, इस राजनीतिक चिंतन की वैल्यू क्या है, इसका महत्व क्या है। क्या राजनीतिक चिंतन केवल एक कल्पना मात्र है या फिर राजनीतिक चिंतन का वास्तविकता के धरातल पर कोई महत्व है, इस बारे में आज हम आपको समझाएंगे। चलिए बेटा, यहाँ मैंने आपके लिए भरसक प्रयास किया है, डायग्राम तैयार किया है कि डायग्राम के माध्यम से आप राजनीतिक चिंतन के मूल्य के दो सिद्धांतों को अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें केवल दो ही सिद्धांत प्रचलित हैं, प्राचीन काल से आज और आगे तक केवल दो ही सिद्धांत रहेंगे बस। किसके? राजनीतिक चिंतन के मूल्य के। अब ये है क्या, समझें बेटा। अब जरा आप देखेंगे, ये मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया है, यहाँ पर एक सिद्धांत ये हो जाएगा, दूसरा सिद्धांत ये हो जाएगा। अब आखिर ये क्या है, इसको समझें बेटा। अब ये तो आपको क्लियर ही हो गया है कि भाई राजनीतिक चिंतन आखिर होता ही क्या है। अब आप कहें कि सर पहले हमें ये बताएं, तो बेटा मैंने ये बात आपको पीछे अच्छे से समझा दी है कि राजनीतिक चिंतन आखिर क्या है। अब यहाँ पर उसको दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपकी सुविधा के लिए यहाँ समझा रहा हूँ। राजनीतिक चिंतन क्या होता है बेटा? राज्य संबंधी मौलिक विषयों पर, नोट करें आप चाहें तो, राज्य संबंधी मौलिक विषयों पर जो चिंतन, मनन, विचार विमर्श और मीमांसा की जाती है, उसे ही राजनीतिक चिंतन कहा जाता है। अब राज्य संबंधी मौलिक विषय में क्या आएगा बेटा? राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य के क्या लक्ष्य हैं, राज्य के क्या कार्य हैं, राज्य का निर्माण कितने तत्वों से होता है, राज्य के निर्माण के तत्वों में सरकार भी एक तत्व है, तो सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इन तीनों अंगों का क्या संबंध हो, तीनों अंगों की क्या शक्तियाँ हों, तीनों में कौन शक्तिशाली हो, व्यक्ति राज्य की आज्ञा का पालन क्यों करता है और राज्य की आज्ञा का पालन नहीं करे तो क्या होगा। ऐसे ढेरों प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों का जो कल्प विकल्प होता है, इन प्रश्नों का जो समुच्चय होता है, वह ही राजनीतिक चिंतन कहलाता है। बाकी मैंने राजनीतिक चिंतन क्या है इसके ऊपर अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया है, यहाँ ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, राज्य संबंधी मौलिक विषयों पर जो चिंतन मनन विचार विमर्श मीमांसा की जाती है, वह ही राजनीतिक चिंतन कहलाता है। अब इस राजनीतिक चिंतन के मूल्य के कितने सिद्धांत हैं, हमें ये देखना। अब ये राजनीतिक चिंतन तो हो गया, ठीक है। अब इसके मूल्य के कितने सिद्धांत हैं, जरा ध्यान दें बेटा। प्राचीन काल से ही, भले ही भारतीय राजनीतिक चिंतन हो या पश्चिमी राजनीतिक चिंतन हो, मतलब पूर्वी राजनीतिक चिंतन हो या पश्चिमी राजनीतिक चिंतन हो, मैं तो मेरे विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा, यदि आपको वास्तविक रूप में राजनीति विज्ञान को अच्छे से समझना है तो आपको
पूर्वी और पश्चिमी राजनीतिक चिंतन में निष्णात होना ही पड़ेगा। मतलब पूर्वी और पश्चिमी राजनीतिक चिंतन की आपको जानकारी गंभीरता से होनी ही चाहिए। और जिन विद्यार्थियों को पूर्वी और पश्चिमी, पूर्वी का मतलब भारत, पूर्वी और पश्चिमी राजनीतिक चिंतन की गंभीरता से जानकारी है वो राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ ही होंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आप आजमाइए तो सही, अध्ययन तो कीजिएगा। यस, राजनीतिक विकास के मतलब प्राचीन समय से राजनीतिक विकास के दो विरोधी सिद्धांत चले आ रहे हैं। ज़रा ध्यान दें, राजनीतिक विकास के दो विरोधी सिद्धांत चले आ रहे हैं। मतलब प्राचीन समय से ही राजनीतिक विकास के दो विरोधी सिद्धांत चले आ रहे हैं जो कि राजनीतिक चिंतन के मूल्य के बारे में अपना मत देते हैं। अब राजनीतिक चिंतन के मूल्य के बारे में ये दो मत हैं, दो सिद्धांत हैं। कौन से हैं? नंबर ए 1, यस बेटा, पहला जो सिद्धांत है राजनीतिक चिंतन के मूल्य का, वो पहला सिद्धांत ये कहता है, क्या कहता है आप नोट कर लेंगे। यहाँ पहला सिद्धांत होगा ये, यस पहला सिद्धांत ये कहता है, क्या कहता है कि सरकार का रूप मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं। अब जरा ध्यान दें, मतलब राजनीतिक चिंतन के मूल्य का जो पहला सिद्धांत है वो ये कहता है कि जो सरकार का रूप है वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं है। मतलब सरकार का क्या रूप होगा, क्या सरकार का क्या रूप होगा, कौन सी शासन प्रणाली श्रेष्ठ होगी, इसके अंतर्गत इन्होंने कहा है कि मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। ये इनका कहना है, जैसे कि स्वामी बर्क ने कहा है कि मानव भले ही कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो जाए, लेकिन वह निश्चित रूप में मानव समाज को पूर्ण रूप में नियंत्रित नहीं कर सकता, मानव के भाग्य को पूर्ण रूप में नियंत्रित नहीं कर सकता। बर्क ने यहाँ तक कहा था कि मानव समाज के भाग्य के अंतर्गत मानव समाज के क्रियाकलापों में समय समय पर स्वयं ईश्वर हस्तक्षेप करता है। ये सिद्धांत ये कहता है, मतलब स्वयं मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इनका कहना है कि ये ईश्वर की इच्छा के आधार पर मानव समाज का संचालन होता है। इसलिए यहाँ सरकार का रूप मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं है। तो फिर ये राजनीतिक चिंतन के मूल्य का जो पहला सिद्धांत तो ये कहता है कि अनिवार्य स्वाभाविक विकास, मतलब ये सिद्धांत ये कहता है कि सरकार का रूप मनुष्य की इच्छा पर तो निर्भर नहीं है, लेकिन सरकार का जो रूप है वह अनिवार्य स्वाभाविक विकास पर निर्भर करता है। इसका कहना है कि समय समय पर स्वयं ईश्वर के द्वारा समाज व्यवस्था, सोशल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम, इनमें ईश्वर हस्तक्षेप करता है। क्या आप इस बात का समर्थन नहीं करेंगे? क्या हम किसी सुप्रीम पावर के अधीन नहीं हैं? यस, हम सर्वोच्च शक्ति के अधीन हैं। कोई तो शक्ति है जो इस संपूर्ण विश्व का संचालन कर रही है। क्या आप इस बात को नहीं मानेंगे? कुछ तो सच्चाई है इसमें बेटा। ठीक है बेटा, तो पहला सिद्धांत कह रहा है कि भाई सरकार का रूप जो है मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं है। यस बेटा। अच्छा, अब यहाँ इसी को समझेंगे पहले सिद्धांत को ही। यहाँ पर जो मूल बात आई है ये आई है कि भी सरकार का रूप मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं है। ये सिद्धांत ये कह रहा है, ठीक है, कि सरकार का क्या रूप होगा ये इसका जो निर्धारण है ये मनुष्य नहीं कर सकता। ये तो अनिवार्य स्वाभाविक विकास का परिणाम है कि सरकार का क्या स्वरूप होगा, इसमें मनुष्य की इच्छा के ऊपर कोई बात निर्भर नहीं होती है, बल्कि यहाँ स्वयं ईश्वर के द्वारा समय समय पर हस्तक्षेप किया जाता है। यस, आप देखिएगा, अब आगे इसी को समझेंगे। इस मत को माने तो मतलब अगर इस मत को माने कि भी सरकार का रूप मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं है, सरकार का रूप, शासन प्रणाली का रूप, कौन सी शासन प्रणाली श्रेष्ठ है, इसके बारे में मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं है। मनुष्य की इच्छा कुछ नहीं कर सकती, मनुष्य का विवेक कुछ नहीं कर सकता, मनुष्य की बुद्धि कुछ नहीं कर सकती, बल्कि सरकार का रूप अनिवार्य स्वाभाविक विकास पर निर्भर है। अगर इस मत को माने तो राजनीतिक चिंतन का केवल साहित्यिक महत्व है, केवल साहित्यिक महत्व है, मतलब केवल साहित्य की दृष्टिकोण से इसका महत्व, ये एक कोरा साहित्य मात्र है। राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक सिद्धांत केवल एक साहित्य मात्र है। ये अगर इस मत को मानते हैं कि सरकार का रूप मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं है तो राजनीतिक चिंतन केवल एक साहित्य है। यस, क्या है? केवल राजनीतिक चिंतन केवल एक साहित्य है, और एक साहित्य है तो इस रूप में राजनीतिक चिंतन का कोई मूल्य नहीं है। समझ गए?
अगर इस मत को मानते हैं तो इसका मतलब ये है कि राजनीतिक चिंतन के अध्ययन का कोई मूल्य नहीं है, राजनीतिक चिंतन इतना मूल्यवान नहीं है, राजनीतिक चिंतन का अध्ययन इतना मूल्यवान कीमती नहीं है। ये सिद्धांत अगर मानते हैं हम तो यही कहेंगे कि राजनीतिक चिंतन का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि राजनीतिक चिंतन तो केवल एक साहित्य बनकर रह जाता है। राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक सिद्धांत तो केवल एक साहित्य मात्र है, कोरा साहित्य है, केवल साहित्य है बस। अब ये तो पहला सिद्धांत होगा जो ये कहता है कि सरकार का रूप मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है, ये सिद्धांत ये कह रहा है। अब इधर आए बेटा, दूसरा सिद्धांत क्या कह रहा है? दूसरा सिद्धांत कहता है कि सरकार का रूप मनुष्य की इच्छा पर निर्भर है। नोट करेंगे आप, सरकार का रूप मनुष्य की इच्छा पर निर्भर है, मनुष्य की इच्छा पर निर्भर है। मतलब दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि शासन प्रणाली का स्वरूप क्या होगा, कौन सी शासन प्रणाली सर्वोत्तम होगी, ये जो बात है ये मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करती है। मतलब शासन प्रणाली के बारे में, शासन प्रणाली के स्वरूप के बारे में, शासन प्रणाली कौन सी श्रेष्ठ होगी, उस शासन प्रणाली को कैसे जो है प्राप्त किया जाए, इसके बारे में ये सिद्धांत ये कहता है, क्या कहता है कि ये सब बातें मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करती है, मनुष्य के विवेक पर निर्भर करती है, मनुष्य की बुद्धि पर निर्भर करती है, और मनुष्य अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से शासन प्रणाली के स्वरूप में परिवर्तन कर सकता है। ये सिद्धांत ये कहते हैं। यहाँ तो सरकार के रूप के ऊपर मनुष्य की इच्छा, मतलब सरकार का जो रूप है मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं है, कुछ नहीं कर सकता मनुष्य, ये तो अनिवार्य स्वाभाविक विकास का परिणाम है, कैसी शासन प्रणाली आएगी। लेकिन यहाँ पर शासन प्रणाली का जो स्वरूप है, शासन प्रणाली का जो रूप है, शासन प्रणाली का जो प्रकार है, वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर है, मतलब मनुष्य के विवेक बुद्धि पर निर्भर है। यहाँ पर मनुष्य के विवेक पर सरकार का रूप निर्भर नहीं है, यहाँ पर सरकार का रूप मनुष्य के विवेक इच्छा पर निर्भर है। यही तो दो सिद्धांत है बस राजनीतिक चिंतन के मूल्य को जानने के। अब कैसे बेटा समझे, ये दूसरा सिद्धांत ले रहे हैं हम, दूसरा सिद्धांत, ठीक है। क्या है ये? सरकार एक ऐसी समस्या है जिससे मनुष्य की रचनात्मक बुद्धि की परीक्षा होती है। सरकार का सर्वोत्तम रूप क्या होगा और प्राप्ति के कौन कौन से साधन अपनाए जाएं। मतलब ये सिद्धांत ये कहता है कि सरकार का रूप मनुष्य की इच्छा पर निर्भर है, इसलिए सरकार का सर्वोत्तम रूप क्या हो और प्राप्ति के कौन कौन से साधन अपनाए जाएं, इसके बारे में मनुष्य अपनी बुद्धि से बताता है कि कौन सी शासन प्रणाली सर्वोत्तम होगी। जैसे कि यस, प्लेटो ने अपनी रचना रिपब्लिक के अंतर्गत दार्शनिक राजा के शासन को सर्वोत्तम बताया। और शासन प्रणाली की बात आती है, इन्होंने कहा कि लोकतंत्र शासन प्रणाली सबसे घटिया है। अगर हम प्लेटो की रिपब्लिक को इस आधार पर अध्ययन करें तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि इस सरकार का रूप मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि कौन सी शासन प्रणाली सर्वोत्तम होगी और जो है उसको प्राप्त करने के लिए कौन कौन से साधन अपनाए जाएंगे। तो प्लेटो ने अपनी रचना रिपब्लिक के अंतर्गत दार्शनिक राजा के शासन की बात की थी, उसकी प्राप्ति के लिए उन्होंने अपना शिक्षा सिद्धांत दिया, साम्यवाद का सिद्धांत दिया कि नहीं दिया, न्याय का सिद्धांत दिया। मतलब एक आदर्श राज्य की स्थापना के लिए, आदर्श राज्य के अंतर्गत दार्शनिक राजा का शासन, उसकी प्राप्ति के लिए इन्होंने संपूर्ण रूप में जो है इसके साधन बताए हैं, विभिन्न प्रकार के सिद्धांत दिए थे। यस बेटा, आप नीचे बढ़े। अब अगर मान लीजिएगा इस मत को माने तो किस मत को माने कि भी सरकार का रूप मनुष्य की इच्छा पर निर्भर है, सरकार का रूप मनुष्य के विवेक बुद्धि पर निर्भर है। अगर इस बात को माने तो राजनीतिक चिंतन का क्या मूल्य है, क्या राजनीतिक दर्शन का मूल्य है, क्या राजनीतिक सिद्धांत का मूल्य है? यस है। कैसे? इस मत को माने तो राजनीतिक दर्शन या राजनीतिक चिंतन या राजनीतिक सिद्धांत, इनका पर्यायवाची रूप में प्रयोग कर रहे हैं हम। हालांकि राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक चिंतन सूक्ष्म रूप में देखें तो इन तीनों का अलग अलग अभिप्राय होगा। अगर सूक्ष्म दृष्टिकोण से अध्ययन करेंगे तो ये सब बातें हम जब आपको समकालीन राजनीतिक सिद्धांत समझाएंगे उस समय बताएंगे, अब नहीं। यहाँ तो पर्यायवाची रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं हम इनका खुल करके। इस मत को माने तो राजनीतिक दर्शन या राजनीतिक चिंतन
के अध्ययन से मूल्यवान और किसी भी चीज़ का अध्ययन नहीं हो सकता। मतलब अगर इस बात को माने, क्या इस मत को माने कि भाई सरकार का रूप मनुष्य की इच्छा पर निर्भर है, सरकार का रूप मनुष्य के विवेक पर निर्भर है, सरकार का रूप मनुष्य की बुद्धि पर निर्भर है, अगर इस मत को मानते हैं तो राजनीति दर्शन के अध्ययन से मूल्यवान और कोई अध्ययन हो ही नहीं सकता। मतलब राजनीतिक चिंतन बहुत मूल्यवान है, राजनीतिक चिंतन बहुत कीमती है, राजनीतिक चिंतन का अध्ययन बहुत मूल्यवान है, बहुत कीमती है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि राजनीतिक चिंतन का अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसके द्वारा सरकार के स्वरूप को निर्धारित किया जाता है और सरकार का स्वरूप मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है। ये सिद्धांत ये बात कहता है। ये हो गई बेटा दो सिद्धांत। पहला सिद्धांत क्या कह रहा है, फिर दोहरा रहा हूँ, कि सरकार का रूप मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं है, मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं है, मनुष्य के विवेक पर निर्भर नहीं है, मनुष्य के विवेक पर निर्भर नहीं है, मनुष्य की बुद्धि पर निर्भर नहीं है, मनुष्य इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये तो अनिवार्य स्वाभाविक विकास का परिणाम है कि किस समय कैसी शासन प्रणाली होगी। इसका मतलब यहाँ पर ईश्वर का हस्तक्षेप है। इधर आते हैं कि सरकार का रूप मनुष्य की इच्छा पर निर्भर है। इसका मतलब यहाँ पर मनुष्य अपने विवेक और बुद्धि से सरकार के रूप को, शासन प्रणाली के रूप को, प्रकार को, कौन सी शासन प्रणाली श्रेष्ठ होगी, सर्वोत्तम होगी, ये मनुष्य अपने विवेक से निर्धारित करता है। और सरकार का यहाँ जो रूप होता है वो मनुष्य की इच्छा, विवेक और बुद्धि पर निर्भर होता है। बस केवल राजनीतिक चिंतन के मूल्य के दो ही सिद्धांत है, प्राचीन समय से आज तक दो सिद्धांत, केवल दो। इधर देखते हैं तो राजनीतिक चिंतन के अध्ययन का कोई मूल्य नहीं है, इधर देखते हैं इस सिद्धांत के आधार पर तो राजनीतिक चिंतन के अध्ययन का इतना मूल्य है कि इसके अध्ययन से ज़्यादा और किसी भी चीज़ का मूल्य नहीं है, और किसी भी चीज़ के अध्ययन का मूल्य नहीं है। मैंने नोट कर दिया है। इस मत को माने तो राजनीतिक दर्शन के अध्ययन से मूल्यवान और किसी भी चीज़ का अध्ययन नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखें, अब आगे बढ़ते हैं। ये दो सिद्धांत क्लियर हो गए। अब मैंने लिखा इनके समन्वय में ही तात्विक सत्य निहित है। अब अगर राजनीतिक चिंतन के मूल्य को यथार्थ के धरातल पर आप समझें कि राजनीतिक चिंतन की वैल्यू वास्तव में है नहीं है, तो इसके लिए हम इन दोनों सिद्धांतों का समन्वय करेंगे, क्योंकि इन दोनों सिद्धांतों की अति को अपनाएंगे तो हम राजनीतिक चिंतन के मूल्य को नहीं समझ सकते। तो क्या करेंगे हम, इनके समन्वय, क्या इनके समन्वय मतलब इनके तालमेल, दोनों सिद्धांतों का तालमेल कर दिया जाए कि भी सरकार का रूप मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं है, तो ये कहता है, और ये कहता है कि सरकार का रूप मनुष्य की इच्छा पर निर्भर है। तो वास्तविक रूप में देखा जाए तो इनके बीच का रास्ता निकालना है हमें। क्या निकालना है कि सरकार को मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं है, तो ये पूर्ण रूप में सत्य नहीं है, क्योंकि मनुष्य के विवेक के द्वारा शासन प्रणाली का स्वरूप भी निर्धारित किया जाता है। इधर सरकार का रूप मनुष्य की इच्छा पर निर्भर है, इसमें भी पूर्ण सच्चाई नहीं है, क्योंकि सरकार के रूप की बात आती है, शासन प्रणाली के रूप की बात आती है, तो वास्तविक रूप में हम ये पाते हैं कि समय समय पर स्वयं ईश्वर भी अपनी शक्ति का परिचय इस मानव जाति को देता रहता है। इसमें पूर्ण, मैं ये कहूँगा 100% सच्चाई है। इसलिए इनके समन्वय में ही तात्विक सत्य निहित है। मतलब इन दोनों ही सिद्धांतों का समन्वय यदि किया जाए तो इसी में तात्विक सत्य है। और समन्वय ये होगा कि सरकार का रूप मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं है, इसमें पूर्ण सच्चाई नहीं है। सरकार का रूप मनुष्य की इच्छा पर भी निर्भर है। इधर मनुष्य की इच्छा पर ही सरकार का स्वरूप निर्भर है, तो ये भी पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि वास्तविक रूप में देखा जाए तो सरकार का रूप शासन प्रणालियों के प्रकार का, कौन सी शासन प्रणाली होगी, इसमें समय समय पर स्वयं ईश्वर का भी हस्तक्षेप होता है, इसमें पूरी सच्चाई है। इसलिए इन दोनों सिद्धांतों के बीच का रास्ता ही श्रेष्ठ है, इसी को हम तात्विक सत्य कहेंगे। इसी में तात्विक सत्य निहित है, इन दोनों सिद्धांतों का समन्वय होना चाहिए। ठीक है बेटा, अब अंत में आगे बढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात, सार रूप में क्या कहेंगे, जैसे एक विद्वान है C.A. बियर्ड, नोट करेंगे C.A. बियर्ड ने क्या कहा है इसको ले। इससे पहले हम ये कहेंगे कि बेटा यहाँ पर C.A. बियर्ड ये कहना चाह रहा है कि जिस प्रकार से आज भौतिक इंजीनियरी का निर्माण कर लिया गया है, मतलब भौतिक जगत के अंतर्गत मनुष्य ने अपने विवेक और बुद्धि से कुछ काबू पाया है, भौतिक जगत में कुछ काबू पाया है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ हम कहेंगे कि सामाजिक इंजीनियरिंग का भी निर्माण किया जा सकता है। मतलब इस चिंतन के सहारे समाज व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत भी मनुष्य अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से सामाजिक इंजीनियरिंग का निर्माण कर सकता है और सामाजिक संघर्षों पर काबू पा सकता है चिंतन के सहारे। ये C.A. बियर्ड कहते हैं। मतलब जिस तरीके से भौतिक इंजीनियरिंग का निर्माण कर लिया गया, उसी तरीके से सामाजिक इंजीनियरिंग का भी निर्माण किया जा सकता है। कैसे? C.A. बियर्ड कह रहे हैं कि मनुष्य दीर्घकाल तक, मतलब बहुत लंबे समय तक, मनुष्य दीर्घकाल तक भौतिक शक्तियों का शिकार रहा। आप जरा समझें,
भौतिक शक्तियों का शिकार रहा। अब आप देखिएगा, मनुष्य अगर हम प्राचीन समय से ही उठाएं तो मनुष्य भौतिक शक्तियों का शिकार रहा है? मतलब मनुष्य के अंतर्गत इतना विवेक नहीं था। वो मैं कहूँगा कि प्राकृतिक शक्तियों के अधीन रहता था, प्रकृति के अधीन रहता था, प्राकृतिक नियमों के अधीन रहता था। मनुष्य विवेक था ही नहीं, इसलिए भौतिक शक्तियों का शिकार रहा। बहुत लंबे समय तक भौतिक शक्तियों का शिकार रहा, लेकिन बुद्धि और चिंतन के सहारे, अब मनुष्य में जैसे जैसे चेतना आई, लेकिन बुद्धि और चिंतन के सहारे उसने अपने को हवा, तूफान और समुद्रों का स्वामी बना लिया। अब मनुष्य ने अपने विवेक और बुद्धि से इनके ऊपर नियंत्रण पाया, पूर्ण रूप में तो नहीं पाया, लेकिन कुछ नियंत्रण तो पाया ना। आज ये पता लगा लिया जाता है कब भूकंप आएगा, मनुष्य को सचेत कर दिया जाता है कब तूफान आने वाला है, कब भारी बरसात आने वाली है। तो मनुष्य अपने विवेक से ही तो पहले ही बता देता है कि भी सावधान होइएगा, ठीक है। जैसे कि इस बार की बात आती है तो भारी बारिश आ रही, तो हमें जो है 24 घंटे पहले अवगत करा दिया जाता है कि भारी बारिश की संभावना है, सचेत होइएगा, घर में रहिएगा, है। तो किसके सहारे बताइए ये बात? विवेक बुद्धि के सहारे बताइए ना। तो हवा, तूफान और समुद्रों का स्वामी बना लिया, तो क्या वह उसी चिंतन के सहारे, सी बियर्ड कह रहे हैं कि क्या वह उसी चिंतन के सहारे, मतलब मनुष्य उसी चिंतन के सहारे सभ्यताओं का, मानव सभ्यताओं का नोट करेंगे, पूरा लिखेंगे, सभ्यताओं का ध्वंस, मतलब सभ्यताओं का नाश, सभ्यताओं का ध्वंस या नाश करने वाले सामाजिक संघर्षों, नोट करें, सभ्यताओं का ध्वंस करने वाले सामाजिक संघर्षों से ऊपर उठकर अपने सामाजिक भाग्य का स्वामी नहीं बन सकता। सी बियर्ड कह रहे हैं कि जिस मनुष्य ने, जो कि लंबे समय से भौतिक शक्तियों का शिकार रहा है, लेकिन अपनी बुद्धि और चिंतन के सहारे उसने जो है हवा, तूफान और समुद्रों का अपने आप को स्वामी बना लिया है, मतलब नियंता बना लिया है, कुछ नियंत्रण किया है, तो क्या वह मनुष्य उसी चिंतन के सहारे सभ्यताओं का ध्वंस करने वाले सामाजिक संघर्षों से ऊपर उठ करके अपने सामाजिक भाग्य का स्वामी नहीं बन सकता? क्या वह समाज व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था का स्वामी नहीं बन सकता? सी बियर्ड कहते हैं कि मनुष्य उसी चिंतन, विवेक और बुद्धि के सहारे, मनुष्य, फिर से बोलो, मनुष्य उसी चिंतन, बुद्धि और विवेक के सहारे सामाजिक भाग्य का स्वामी बन सकता है, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्थाओं का स्वामी बन सकता है उसी चिंतन, विवेक और बुद्धि के सहारे। इसलिए मैं अंत में कह रहा हूँ कि भौतिक क्षेत्र में, भौतिक जगत में भौतिक शक्तियों का जैसे मनुष्य ने नियंत्रण किया है, भौतिक शक्तियों का जैसे मनुष्य स्वामी बन गया है, वैसे ही सामाजिक शक्तियों का भी मनुष्य स्वामी बन सकता है, इसी चिंतन, इसी बुद्धि और इसी विवेक के सहारे। इसलिए भौतिक जगत में नियंत्रण की बात आती है तो इसको भौतिक इंजीनियरिंग कहेंगे, और सामाजिक क्षेत्र में नियंत्रण की बात आती है तो इसको सामाजिक इंजीनियरिंग कहेंगे। मतलब जिस चिंतन और जिस बुद्धि और जिस विवेक से मनुष्य ने भौतिक इंजीनियर का निर्माण किया है, उसी चिंतन, उसी बुद्धि और उसी विवेक के सहारे मनुष्य सामाजिक इंजीनियरिंग का भी निर्माण कर सकता है, सामाजिक व्यवस्थाओं का भी स्वामी बन सकता है, सामाजिक शक्तियों का भी स्वामी बन सकता है, जैसे भौतिक शक्तियों का स्वामी बना है। इसलिए हम ये कहेंगे अंत में कि राजनीतिक चिंतन का इस सिद्धांत के आधार पर इतना महत्व है, राजनीतिक चिंतन के अध्ययन से ज़्यादा मूल्यवान और कोई अध्ययन हो ही नहीं सकता। ये इस सिद्धांत के आधार पर अगर हम कहें और सी बियर्ड के आधार पर हम देखें तो निष्कर्ष ये निकलेगा कि राजनीतिक चिंतन के अध्ययन से मूल्यवान और कोई अध्ययन नहीं हो सकता। राजनीतिक चिंतन के सहारे हम सामाजिक इंजीनियरिंग का निर्माण कर सकते हैं, राजनीतिक चिंतन के सहारे हम सामाजिक भाग्य का स्वामी बन सकते हैं। क्या? सामाजिक भाग्य के स्वामी बन सकते हैं। सामाजिक संघर्षों से ऊपर उठ के अपने सामाजिक भाग्य का स्वामी हम बन सकते हैं, हम सामाजिक इंजीनियरिंग का निर्माण कर सकते हैं, हम सामाजिक व्यवस्थाओं, राजनीतिक व्यवस्थाओं का स्वामी बन सकते हैं। अगर समग्र रूप में कहें तो हम ये कहेंगे सोशल सिस्टम का नियंता मनुष्य अपनी बुद्धि, विवेक और चिंतन के सहारे बन सकता है। और जब मनुष्य सामाजिक इंजीनियरिंग का निर्माण कर लेगा, जब मनुष्य सामाजिक व्यवस्थाओं का स्वामी बन जाएगा, जब मनुष्य सामाजिक व्यवस्थाओं का नियंता बन जाएगा, तो फिर सामाजिक संघर्ष ऊपर उठ जाएगा, और सामाजिक संघर्ष ऊपर उठ जाएगा तो सामाजिक भाग्य का स्वामी भी बन जाएगा। ये है
राजनीतिक चिंतन के मूल्य के सिद्धांत। दो सिद्धांत हो गए, इन दोनों को बारीकी से समझेंगे। इसके बाद में आगे जब हम पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत जितने भी विचारक हैं, चिंतक हैं, उनके सिद्धांतों को लेंगे, वहाँ आपको समझने में कतई दिक्कत नहीं आएगी। मुझे पूरा विश्वास है आप राजनीतिक चिंतन के मूल्य के इन दोनों सिद्धांतों को अच्छे से समझ गए हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, इन दोनों सिद्धांतों को गंभीरता से समझें। जब तक ये सिद्धांत नहीं समझेंगे, पश्चिमी राजनीतिक चिंतन, भारतीय राजनीतिक चिंतन को आप अच्छे से नहीं समझ सकते। मेरा मूल लक्ष्य केवल आपको समझाना है, वाहवाही लूटना नहीं है। मैं लगभग अभी तक 12 से 75 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ और ये प्रयास लगातार जारी रहेगा और मैं मेरे विद्यार्थियों को निःशुल्क रूप में पढ़ाता रहूँगा। कुछ विद्यार्थी बार बार बोलते हैं कि सर आप अपना ऐप बनाइएगा, जो है पैसे में अपने कोर्स बेचिएगा। बेटा मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे मतलब है केवल राजनीति विज्ञान को समझाना है बस। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत ऐप ऐसे बने हुए हैं जिन पे कि विद्यार्थियों को लूटा जाता है, अनाप शनाप पैसा लिया जाता है और वहाँ जब सामग्री की बात आती है तो कुछ ऐसा बच्चों को नहीं बताया जाता है। इसलिए मूल्यांकन आप स्वयं करेंगे कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है। ये मेरे कहने ना कहने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, आप स्वयं मूल्यांकन कीजिएगा। मतलब मैं तो ये कहूँगा कि प्रत्येक मनुष्य जब स्वयं ईमानदारी से देखे तो अपना मूल्यांकन वो कर सकता है। मतलब जब मनुष्य स्वयं अपना मूल्यांकन कर सकता है तो मैं कहूँगा कि एक अच्छा विद्यार्थी अपने शिक्षक का भी मूल्यांकन कर सकता है। बस इतना कहते हुए मैं यहाँ कह रहा हूँ, ये लेक्चर अच्छे से आप समझ गए होंगे। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।